दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, चाहे आज हो, कल हो या अगले 6 महीने के अंदर। ये बात मैं अपने पिछले 2 वीडियो में कह चुका था। अगर एक नॉर्मल इंसान होकर मुझे ये बात समझ आ सकती है तो सोचिए राजनीति के अंदर क्या क्या चल रहा होगा। और अभी सीजेपी सपोर्टर्स, सीजेपी से जुड़े लोग जरूर खुश होंगे, लेकिन उस खुशी को थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सच में जनता के प्रेशर की वजह से हुआ था या फिर ये पहले से तय एक राजनीतिक रणनीति थी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद जंतर मंतर पर कई बड़े आंदोलन हुए। 2015 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन, 2017 का तमिलनाडु किसान आंदोलन, 2018 में अन्ना हजारे जी का दोबारा अनशन, 2021 का किसान संसद आंदोलन और 2023 का पहलवान आंदोलन। अगर आप इन सभी आंदोलनों को ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देगा। लगभग हर आंदोलन में सरकार ने किसी न किसी समय बातचीत शुरू की, कहीं जल्दी कहीं देर से, लेकिन बातचीत हुई। लेकिन 2026 के सीजेपी छात्र आंदोलन में एक चीज अलग दिखी। इस बार हाई लेवल बातचीत शुरू होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय लग गया। तो आखिर इतना समय लगा क्यों या लगाया गया, चलिए इस बात को जानते हैं। शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर समझिए। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीजेपी के 2 प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष राका से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की मांग सुनी और सरकार ने उन पर विचार करने के लिए समय मांगा। इसके बाद जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल गए और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वहां लिखित आश्वासन लेकर चर्चा हुई। इसके बाद सरकार और सीजेपी के बीच कुल 3 दौर की बातचीत हुई। सरकार ने सीजेपी के 5 सूत्रीय चार्टर पर विचार करने का भरोसा दिया। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई न करने का भी आश्वासन दिया। हालांकि अगर कहीं हिंसा हुई हो, सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ हो या कानून व्यवस्था बिगड़ी हो तो ऐसे मामलों में कानून के हिसाब से कार्रवाई होना अलग बात और ये होगा भी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन खत्म कर दिया। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और सीजेपी ने जंतर मंतर का आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा काफी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की भी जरूरी है। अब यहाँ पे नया ट्विस्ट आता है। पिछले 20-25 दिन में क्या क्या हुआ जब ये छात्र आंदोलन चल रहा था, जब सीजेपी का ये आंदोलन चल रहा था, चलिए आइए जानते हैं। इन दिनों बीजेपी ने सांसद और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। कई मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार लगभग 20 बागी पूर्व टीएमसी सांसदों ने एनडीए के साथ काम करने की घोषणा की। शिवसेना के 6 सांसद शिंदे गुट के साथ चले गए। साथ ही डेलिमिशन बिल जैसे बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी दलों और कुछ क्षेत्रीय दलों से बातचीत भी तेज हुई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी इसी बड़े राजनीतिक समीकरण का एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये सरकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषण है। अब एक बार बात समझिए, पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होता था चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन उस समय इतना बड़ा विरोध नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार विरोध सिर्फ पेपर लीक को लेकर नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में एनसीईआरटी की किताबों में कई बदलाव किए गए, जिनमें मुगलों से जुड़े कुछ अध्याय को हटाना या कम करना भी शामिल था। इसी वजह से वामपंथी संगठन, कुछ छात्र संगठन और विपक्ष पहले से ही सरकार का विरोध कर रहे थे। फिर जब नीट और पेपर लीक का मामला सामने आया तो ये सारे मुद्दे एक साथ जुड़ गए और आंदोलन पहले से बड़ा हो गया। हालांकि यह भी एक राजनीतिक विश्लेषण है, कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं। अब मेरी एक निजी राय सुनिए। दुनिया में जब भी कोई बड़ा देश किसी दूसरे देश पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीधे सामने आए। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई बार अलग अलग संस्थाओं, एनजीओ या दूसरे माध्यमों के जरिए भी प्रभाव बनाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से समय समय पर एनजीओ की फंडिंग को लेकर भी बहस होती रही है। रॉकीफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे नामों भी ऐसे बहसों में कई बार लिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संस्था पर कोई आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। मेरे हिसाब से सरकार उन्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश कर रही थी। जेपी नड्डा और सोनम वांगचुक की लंबी बातचीत हुई, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में उन्हें पद्मश्री या पद्म भूषण जैसे कोई सरकारी सम्मान मिल जाए तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। यह पूरी तरह से मेरी निजी राय है। लेकिन सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स की है। आजादी के इतने साल बाद भी सबसे ज्यादा अगर किसी का इस्तेमाल हुआ है तो वह है छात्र। कभी सरकार अपने हिसाब से, कभी विपक्ष अपने हिसाब से और कभी आंदोलन चलाने वाले नेता अपने हिसाब से। आंदोलन खत्म हो जाता है, नेता अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फंडिंग हो या राजनीति, बड़े लोग अपनी जगह पर बने रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? एक आम स्टूडेंट का। अगर आपकी परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आ गया है, तो मेरी राय में आंदोलन में समय देने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने भविष्य, अपने स्किल और अपने करियर पर ध्यान दें। सरकार पर भरोसा रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर रखिए, क्योंकि आखिर में आपका भविष्य आपको ही बनाना है। हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात बहुत कम करते हैं। दोनों का संतुलन होना उतना ही जरूरी है। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी। आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जनता के दबाव में हुआ था या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति थी? अपना जवाब कमेंट करके बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। जय हिंद।